हेलो, शुभ प्रभात बच्चों। मैं रेनू, आपकी हिंदी अध्यापिका। मेरे साथ आज आप करेंगे क्लास 12 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 का दूसरा पाठ, जो आनंद यादव द्वारा रचित जूझ है। और इस पाठ की व्याख्या 3 भागों में हम कर चुके हैं। आज हम इस पाठ के एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक के जो प्रश्न अभ्यास है वो हम सबसे पहले करेंगे, और उसके साथ ही हम इसके करेंगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कि जूझ जो ये कहानी है उस शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए ये स्पष्ट करें कि यह शीर्षक कथानायक की किस केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। तो हम देखें कि किसी भी कहानी का जो शीर्षक है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, वो पूरी कहानी का केंद्र बिंदु होता है और पूरी कहानी उसी बिंदु के चारों तरफ घूमती है। तो पाठ का शीर्षक किसी भी रचना का जो मुख्य केंद्रीय भाव होता है उसको व्यक्त करती है। और जूझ का अर्थ होता है संघर्ष ना। जूझ जो इस कहानी का शीर्षक है उसका अर्थ होता है संघर्ष। इसमें कथानायक जो कहानी का मुख्य पात्र है आनंद, जो इस कहानी के लेखक भी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई बीच में ही रोककर उन्हें खेती बाड़ी के कार्यों में लगा दिया गया था उनके पिता के द्वारा। लेकिन लेखक पढ़ना चाहते थे और वो अपनी इस बात को अपने पिता के सामने नहीं कह पा रहे थे। तो अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध पाठशाला जाने के लिए उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, जिसे पाठ का शीर्षक हम कह सकते हैं कि पूर्णतः अभिव्यक्त किया है। आनंदा के पिता ने उसे स्कूल जाने से मना किया, लेकिन पढ़ने की तीव्र इच्छा ने उसे जीवन का एक उद्देश्य दिया। विद्यालय जाने के लिए वो पिताजी की शर्तों का उन्होंने पालन भी किया। विद्यालय जाने से पहले वो बस्ता लेकर खेतों में पानी देने जाते, फिर ढोर चराने भी जाते। और पिताजी ने पाठशाला जाना जब बंद करवा दिया तो भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पूरे आत्मविश्वास के साथ योजनाबद्ध तरीके से वो आगे बढ़ा और सफल हुआ। पाठशाला में भी प्रारंभिक दिनों में उन्हें अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा और वो संघर्ष भी उन्होंने किया। और आनंदा ने मास्टर सौंदर्यगेकर से प्रभावित होकर काव्य में रुचि लेना प्रारंभ किया और अपनी उसी रुचि को उन्होंने कविता निर्माण में, कविता के रचनों में पूरे तरीके से अभिव्यक्त किया। इन सारी जो गतिविधियां थी, इससे नायक के संघर्ष करने की जो केंद्रीय चारित्रिक विशेषता है उसका पता चलता है। नेक्स्ट इसका जो प्रश्न है वो है, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक आनंद यादव के मन में कैसे पैदा हुआ। पहले लेखक जो आनंद यादव हैं उनको लगता ही नहीं था कि जो कवि होते हैं, लेखक होते हैं, वो भी कोई मनुष्य ही होते हैं। परंतु जब लेखक अपने मराठी मास्टर सौंदर्यगेकर से मिलते हैं तो उनका जब वो मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं तो वो मास्टर सौंदर्यगेकर कविता के अच्छे रसिक थे, मर्मज्ञ थे। वो कक्षा में जब पढ़ाया करते थे तो वो सस्वर कविता पाठ करते थे तथा लय, छंद, गति, आरोह अवरोह आदि का ज्ञान कराते थे। और एक बार मास्टर जी ने घर के दरवाजे पर उनके घर में एक मालती की लता थी, बेल थी, उस पर कविता लिखी, उसका वाचन किया तो लेखक उससे बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि उन्होंने प्रत्यक्ष देखने पर उसका जो वर्णन था वो एकदम सटीक था। उन्होंने वो बेल भी देखी, मालती की जो बेल थी, और उन्होंने उसकी रचना करने वाले कवि को भी देखा, सौंदर्यगेकर मास्टर को भी देखा था। तो उनसे प्रेरित होकर लेखक ने भी कुछ तुकबंदी करनी शुरू की और उन्हें ये ज्ञान हुआ कि कवि भी उनकी तरह ही मनुष्य होते हैं और वो अपने आसपास के दृश्यों पर कविता बना सकते हैं। धीरे धीरे उन्होंने तुकबंदी आरंभ की। मास्टर जी के प्रोत्साहन से स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक आनंद यादव के मन में धीरे धीरे पैदा होने लगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है, श्री सौंदर्यगेकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति
लेखक आनंद यादव के मन में रुचि जगाई। तो मास्टर सौंदलगेकर जो अध्यापक हैं वो एक कुशल अध्यापक हैं, मराठी भाषा के ज्ञाता हैं और कवि भी हैं। वो सुरीले ढंग से स्वयं की और जो अन्य कवि हैं उनकी कविताओं को गाते थे। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें कई अंग्रेज़ी कविताएं भी कंठस्थ थी। पहले वो एकाध गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे कभी उसका अभिनय करते और कविता के भाव ग्रहण कराते थे सभी बच्चों को। वे अन्य कवियों से जुड़े हुए संस्मरण सुनाया करते थे और बीच बीच में अपनी कविताएं भी पूरे हाव भाव के साथ इतनी तन्मयता से सुनाते कि लेखक जो पाठक है, मतलब जो उसको सुनने वाले होते थे, चाहे वो लेखक हो या अन्य कोई भी, वो भाव विभोर हो जाते थे। आनंदा को कविता या तुकबंदी लिखने के जो प्रारंभिक काल में उन्होंने उनका मार्गदर्शन किया, उसमें सुधार भी किया, उन्हें अलंकार का, छंद का, उन सब चीज़ों का ज्ञान कराया। अलग अलग कविता संग्रह देकर उन्हें कई कविता संग्रह उन्होंने दिए पढ़ने के लिए और काव्य विधा से परिचित कराया और साथ ही साथ ये भी विश्वास दिलाया कि कवि भी साधारण मनुष्य के जैसा ही होता है। इस प्रकार उनका आत्मविश्वास मास्टर ने बढ़ाया और धीरे धीरे कविताएं लिखने में कुशल होकर आनंद यादव एक प्रतिष्ठित कवि बन गए। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक आनंद यादव की धारणा में क्या बदलाव आया। तो हमने इस कहानी में पढ़ा कि कविता के प्रति लगाव से पहले जो लेखक था आनंद था, वो पहले ढोर चराते समय, खेतों में पानी देते समय या अन्य जब खेतों में कोई भी काम करते थे तो वो काफ़ी अकेलापन महसूस करता था, जो उसे बहुत खटकता था। उसे लगता था कि उसके साथ कोई बात करने वाला होना चाहिए, जिसके साथ वो हंसी मजाक करे, गपशप करते हुए काम करना उसे अच्छा लगता था। उसे हमेशा ये लगता कि काम करते हुए कोई ना कोई साथ में होना चाहिए। लेकिन जब उसका कविताओं के प्रति लगाव बढ़ गया तो खेतों में पानी देते समय, भैंस चराते समय वो अपनी कविताओं में खोए रहते। वो कविताओं में धीरे धीरे उन्होंने जब तुकबंदी शुरू की तो वो अकेले में ही ऊंची आवाज़ में कविता गाता, कभी उसका अभिनय करता, कभी नृत्य करता। तो कविता गाते गाते वो सचमुच नाचने लगता था और अब लेखक को वो अकेलापन जो पहले कभी खटकता था वो अब अकेलापन अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अब उसकी कमियों को सुनने वाला, उसको कुछ कहने वाला कोई भी नहीं था। तो वो अपने मन के मुताबिक किसी भी कविता को गाकर अपना नाचकर उसे अभिव्यक्त कर सकता था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक आनंद यादव और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो हम तो ये सभी जानते ही हैं कि लेखक का मत है कि जीवन भर खेतों में काम करने से कुछ भी हाथ नहीं आने वाला और वो चाहता है कि अगर वो पढ़ लिख गया तो कहीं ना कहीं उसकी नौकरी लग जाएगी, कोई व्यापार करके अपने जीवन को सफल बना सकता है। और जब दत्ताजी राव को भी ये बात पता चलती है तो वो लेखक के पिता लेखक के पिता ने उन्हें पढ़ने से मना किया है। तो वो दत्ताजी राव जो हैं उनके पिता को बुलाकर खूब डांटते हैं और कहते हैं कि तू सारा दिन क्या करता है, बेटे और पत्नी को खेतों में जोत दिया है तूने और तू खुद सांड की तरह घूमता है। तो कल वो उसे समझाते हैं कि बेटे को कल से स्कूल भेजना है और अगर पैसे नहीं है तो फीस मैं दूंगा। तो पिताजी जो है दत्ताजी राव के सामने हाँ कहने के बावजूद भी आनंद को स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं थे, जो अनुचित है क्योंकि वो स्वयं अय्याशी करने के लिए पुत्र को पढ़ने से रोकता था। तो यहाँ पर एक पिता का ये नज़रिया जो है वो बिल्कुल गलत है और हमारे ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का जो रवैया है उसमें लेखक के पिता की सोच जो है पिता की सोच से ज़्यादा ठीक दत्ताजी राव की सोच है, जो वो बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजना चाहते हैं। उसके बाद लास्ट इसका प्रश्न है दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक आनंद यादव और उसकी मां ने एक झूठ का सहारा लेना पड़ा था। यदि झूठ का सहारा न लेना पड़ता तो आगे का घटनाक्रम क्या होता, अनुमान लगाए। तो हम देखते हैं कि दत्ताजी जो
गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, तो अपने पति पर और लेखक के पिता उन पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी माँ दत्ताजी राव सरकार के पास जाते हैं। फिर उन्हें अपने आने की वजह साग भाजी बताने को कहते हैं। लेखक ने दत्ताजी से अपनी और माँ के साथ मुलाकात को गुप्त रखने के लिए भी वो कहते हैं। तो अगर वो इस तरीके से नहीं करते, वो झूठ का सहारा ना उन्होंने लिया होता, तो दत्ताजी राव के द्वारा अपनी पत्नी और बेटे की हरकत का यदि उसके पिता को पता चल जाता, तो शायद वो बहुत ज़्यादा आग बबूला होते और वो आगे अपने बेटे को बिल्कुल भी नहीं पढ़ाते। और हो सकता है वो अपनी पत्नी और बेटों को दूसरों से शिकायत करने की बात पर दंड भी देते कि तुमने दूसरों के सामने अपने घर की बात को बताया, तो वह उन्हें घर से बाहर निकाल सकता था या फिर उनके बाहर निकलने पर पाबंदी लगा सकता था। लेखक हमेशा ही खेती और मजदूरी की चक्की में पिसता रहता था। तो इस तरीके से ये हमारे थे जो हमारे पाठ के एनसीईआरटी के प्रश्न उत्तर हैं। और इसी के साथ हम इस पाठ के जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस पाठ में से हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं हमारे वितान के, और सभी हमें पता ही है कि महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हमारे वो 1 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन अब हमारे एग्ज़ाम में रहेंगे। तो इसके साथ ही हम कुछ अन्य प्रश्न भी एक बार नज़र फेरते हैं। तो यदि हम इस कहानी में देखें तो 5वीं कक्षा में दोबारा पढ़ने के लिए भी लेखक को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तो हम देखते हैं जब वो प्रारंभिक दिनों में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा कि जो लड़के चौथी पास करके कक्षा में आए थे, लेखक उनमें से गली के 2 लड़कों के सिवाय किसी को भी नहीं जानता था, और जिन लड़कों को वो अपने से कम अक्ल और अपने से छोटा समझता था, अब उन्हीं के साथ उसे बैठना पड़ रहा था। और वो अपनी कक्षा जो थी वो उसे पूरा विद्यार्थी होकर भी अब अजनबी बन गया था। वो पुराने सहपाठी तो उसे सब तरह से जानते समझते थे, परंतु नए लड़कों ने तो उसकी धोती, उसका गमछा, उसका थैला, सब चीज़ों का मजाक उड़ाना शुरू किया। और उसके मन में ये दुख भी था कि इतनी कोशिश करके पढ़ने का अवसर मिला भी तो उसमें आत्मविश्वास की कमी आ गई थी। और उसके बाद हम देखते हैं इसका नेक्स्ट कि जूझ कहानी में पिता को मनाने के लिए माँ और दत्ताजी राव की सहायता से एक चाल चली गई। क्या ऐसा कहना ठीक है कि वो चाल चली गई थी? तो हम देखते हैं कि दोनों ने एक चाल ही चली थी, ये कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लेखक का पिता उसे पढ़ाना नहीं चाहता था, खुद अय्याशी करने के लिए बच्चे को खेत के काम में लगाए रखना चाहता था। तो लेखक की माँ दत्ताजी राव ने मिलकर उन्हें मानसिक तौर पर घेरा और आगे पढ़ने की स्वीकृति दी। और इस तरीके से जो हम इसको कह सकते हैं कि वो एक चाल का ही उन्होंने सहारा लेकर इस समस्या का समाधान किया। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद लेखक कभी शिक्षित नहीं हो पाता। इस कहानी में ग्रामीण जीवन का वर्णन किया गया है। तो हम देखें तो गांव में किसान, ज़मींदार कई वर्ग होते हैं। लेखक स्वयं कृषि का कार्य करता है और उसके पिता बाज़ार में गुड़ के ऊंचे भाव पाने के लिए गन्ने की पेराई का काम जो है वो जल्दी करा देते हैं। गांव में पूरा परिवार कृषि कार्य में लगा रहता है, चाहे बच्चे हों, महिलाएं या वृद्ध। और कुछ बड़े ज़मींदार भी होते हैं, जैसे दत्ताजी राव सरकार थे गाँव में, तो पढ़ाई लिखाई पर वो लोग कम ध्यान देते हैं। ग्रामीण स्कूलों में बच्चों के पास कपड़े भी पर्याप्त नहीं होते, बच्चों को घर और स्कूल का काम सभी करना पड़ता है, और उन्हें स्कूल के काम के साथ साथ घर के भी सारे काम को करना पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लेखक की माँ उसके पिता के आदतों से वाकिफ़ है। किस प्रकार लेखक की माँ उसका साथ देती है, तो वो जानती थी कि पिता उसे पढ़ना नहीं भेजना चाहते। जब पढ़ाई की बात होती है तो वो उसे बताती भी है कि वो बरहेला सुअर की तरह गुर्राता है। इसके बावजूद वो जो है दत्ताजी राव सरकार के पास अपने बेटे के साथ जाती है और उनसे अपने पति की सारी बातें बताती है। मंत्री नामक अध्यापक पर टिप्पणी अगर हम देखें तो वो मास्टर गणित पढ़ाते थे, छड़ी का उपयोग नहीं करते थे, काम करने ना करने वाले बच्चों की गर्दन पकड़कर उनकी पीठ पर गुस्सा लगाते थे। बच्चों के मन में उनकी दहशत थी। शरारती लड़के भी शांत रहते थे, पढ़ने वाले बच्चों को प्रोत्साहन देते थे और सवाल गलत हो जाने पर वो उसे समझाते थे। तो एक आध लड़के द्वारा मूर्खता करने पर वो उसे वहीं पर ठोक भी देते थे। तो इस तरीके से उनके डर से सभी लड़के पढ़ाई करके आने लगे थे।
लेखक की दोस्ती कक्षा में किससे हुई थी? तो लेखक की दोस्ती कक्षा में वसंत पाटिल से हुई थी और उसने उसके साथ दोस्ती इसीलिए ठीक की क्योंकि वो कक्षा का मॉनिटर था। लेखक भी सुख की देखा-देखी मेहनत करने लगा था। जब वो देखता था कि वो किस तरीके से मेहनत करता है, तो उसने अपना बस्ता व्यवस्थित कर लिया था, किताबों पर अखबारी कागज़ का कवर चढ़ाया और हर समय वो पढ़ने लगा था। सवाल भी उसके ठीक निकलने लगे थे और वसंत पाटिल की तरह अन्य लड़कों के सवाल वो जाँचने लगा था। और उसके साथ ही अगला हम देखते हैं कि लेखक का पाठशाला में विश्वास कैसे बढ़ा। तो लेखक वसंत पाटिल के साथ दूसरे लड़कों के जो सवाल थे उनकी कॉपियाँ जाँचने लगा था। तब उसकी वसंत से दोस्ती हुई और वो दोनों एक दूसरे की सहायता से कक्षा के अनेक काम निपटाने लगे थे। सभी अध्यापक लेखक की आनंदा कहकर उसे संबोधित करने लगे थे। तो वो जो है इससे काफ़ी खुश होता था कि जो मास्टर हैं चाहे वो सौंदलगेकर हों, वो उससे अपनापन रखते हैं। संबोधन का उसके लिए बड़ा महत्व था। मानो पाठशाला में आने के कारण उसे स्वयं का नाम सुनने को मिल गया था। आनंदा की कोई पहचान बनी तो एक तो वसंत की दोस्ती, दूसरे अध्यापकों का व्यवहार। इस कारण लेखक का अपनी पाठशाला में विश्वास बढ़ने लगा था। सोंदेलगेकर कौन थे, उनकी विशेषता क्या थी? तो सोंदेलगेकर जो है गाँव के स्कूल के मराठी पढ़ाने वाले अध्यापक थे। कविता बहुत अच्छे ढंग से गाते थे, पढ़ाते थे। कविताएँ पढ़ाते हुए वो स्वयं नीलाम जो है उसमें रम जाते थे। उनके पास सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल, रसिकता थी और उन्हें मराठी कविताओं के साथ-साथ अंग्रेज़ी कविताएँ भी कंठस्थ थी। तो इस तरीके से हमने इस कहानी के प्रश्न उत्तर देखे और उसी के साथ-साथ कि जूझ कहानी की कौन-सी बात आपको सर्वाधिक प्रेरित करती है। तो हम देखते हैं कि जूझ कहानी में हमें आनंदा का जो जुझारूपन था वो सर्वाधिक प्रेरक लगता है। पढ़ना चाहता है परंतु पिता बाधक है। पिता को किसी तरह दबाव डालकर मनवाया जाता है। आर्थिक समस्या, काम का बोझ बाधा उत्पन्न करता है। स्कूल का अजनबी परिवेश उसे परेशान करता है। लेकिन इन सारी विपरीत परिस्थितियों में भी वह अपने जुझारूपन से नियंत्रण पाता है और स्वयं अपनी जो दोस्ती है वो अपने एक होशियार बच्चे के साथ करता है और इस तरीके से उसका जो जीवन है वो सुधरना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से हमने इस कहानी के प्रश्न उत्तर भी देखे और इसी के साथ हम देख लेते हैं इसका एक आध प्रश्न और कि जूझ कहानी के माध्यम से लेखक ने क्या सीख दी है। तो हम देखते हैं ये हमारा जो लेखक है वो प्रतिभा संपन्न था, है ना? आनंद यादव प्रतिभा संपन्न थे, पर ढोर चराने में, खेत में पानी देने और गोबर के कंडे थापने में वो अपनी सारी शक्ति लगा रहा था। पढ़ने की जो इच्छा थी वो भीतर ही भीतर कुलबुलाती रहती थी और सभी उसे छोरे कहकर बुलाते, पशुओं जैसा वो जीवन जी रहा था। और जब उसे पढ़ने का अवसर मिलता है तो वो कविता पाठ करके सबको अपने से पीछे छोड़ देता है। गणित का सवाल करने में भी उसकी पूरी कक्षा को उसने पीछे छोड़ दिया था। स्वयं अध्यापक उसे आनंदा कहकर पुकारने लगे थे। उसे मानो अपनी स्वयं की पहचान मिल गई थी। उसे लगा उसके पंख निकल गए हैं, वो बहुत ही खुश रहने लगा था। और इसी तरीके से हम देखते हैं मनुष्य के जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। शिक्षा के अभाव में मनुष्य पशु के समान होता है, हमने कई बार सुना है और इसका हमने कहीं ना कहीं एनालाइज भी किया होगा। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें यही सीख दी है। अगर हम इस कहानी में जो मुख्य पात्र है आनंद यादव उनके चरित्र की विशेषताएं देखें तो उनके स्वभाव की विशेषताएं हैं पढ़ने की इच्छा, परिश्रमी, लगनशील और हर काम को पूरा करना ही किसी भी तरीके का काम हो उस समस्याओं से ना घबराना। राव साहब का चित्रण करें तो व्यक्तित्व उनका बड़ा रौबदार है, समझदार भी है, व्यवहारिक भी है, दान मान सम्मान से उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको बस लेखक की पढ़ाई के लिए वो प्रेरित तो करते हैं और पढ़ने के लिए उसे तैयार करते हैं। तर्कशील हैं। लेखक
को जिन जिन समस्याओं का सामना स्कूल में करना पड़ा था, वो सारी समस्याएं धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये हमने इस कहानी की जो व्याख्या है वो ऑलमोस्ट हमने देखी, और इसी के साथ हम याद रखेंगे कि जो जूझ कहानी है ये मूलतः मराठी उपन्यास है, और उस मराठी उपन्यास का नाम झोबी है, और इसका ये हिंदी अनुवाद है जो हम यहाँ पर जूझ पढ़ रहे हैं। तो इस कहानी की व्याख्या के साथ साथ इसके प्रश्न उत्तर, इसके शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग ज़रूर बना लें और अपना वर्क कंप्लीट करें। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।